जैसे जैसे लोगों के जीवन से जुड़ रहा है, लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता भी लगातार बढ़ रही है। सही में योग कम्युनिटी, इम्यूनिटी और यूनिटी सबके लिए अच्छा है। योग भारत की सांस्कृतिक विरासत है। आज योग पूरे विश्व में फैल रहा है और इसके विस्तार के पीछे अनेक योग गुरुओं का योगदान रहा है। योग के द्वारा पूरे विश्व में लोग आरोग्यवर्धक और रोग निदान का लाभ उठा रहे हैं। योग शरीर और मन के निर्माण की ऐसी प्रक्रिया है जो स्वस्थ और निरोगी जीवन का मार्ग प्रशस्त करने में सहयोग करते हैं। आज के समय में अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ रोग से प्रतिरोध शक्ति विकसित करने पर भी ध्यान देने की जरूरत है। योग इसमें सहायक हो सकता है। नमस्कार, सामान्य योगाभ्यास साधना में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले दिनों हम योगासन, विश्रामदायक आसनों का अभ्यास किया है। आज हम आपको प्राणायाम का अभ्यास सिखाने जा रहे हैं। प्राणायाम योग साधना में बहुत आवश्यक अंग है। प्राणायाम साधना से बिना योग अभ्यास पूर्ण नहीं हो सकते। प्राण के बारे में कहते हुए शास्त्रों में प्राणस्येदं वसे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम् मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञांश विदेहि नहीं। प्राण सिर्फ हमारा श्वास नहीं है, प्राण को हमारा प्रज्ञा के साथ जोड़ा गया है। इसलिए प्राण का आयाम करना वही प्राणायाम होता है। लेकिन कैसे करना है? ये प्राण तो हम देखे नहीं क्योंकि ये सटल बॉडी है, स्थूल तो नहीं है। लेकिन ये प्राण को हम चलनता के साथ, मूवमेंट के साथ प्राण का हम महसूस करते हैं। एक ऐसा मूवमेंट है हमारा श्वास और प्रश्वास। इसलिए पतंजलि ने कहा श्वास प्रश्वास गति विच्छेद। श्वास प्रश्वास के साथ उसमें एक विच्छेद, मतलब एक कुंभक लाना है, एक रिटेंशन लाना है। उसी को उसने प्राणायाम कहा। जब हम प्राणायाम अभ्यास करते हैं, सबसे पहले हमें रेगुलेटेड ब्रीदिंग, संपूर्ण श्वास प्रश्वास का एक प्रक्रिया है। हमने उदर श्वास, छाती के हिसाब से उष्ण श्वास और क्लेविकुलर ब्रीदिंग, ऊपर ढंग से हम श्वास करके संपूर्ण श्वास प्रश्वास, हमने उसको यौगिक डीप ब्रीदिंग कहते हैं। इसके बाद हमने उसको आयाम देते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, राइट नॉस्ट्रिल से। इसी को हमने अनुलोम विलोम, सूर्यानुलोम विलोम, चंद्रानुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि, ये सारे करने से क्या होता है कि हमारा श्वसन तंत्र में संपूर्ण ढंग से श्वास का आयाम होता है। इसलिए जब हम प्राणायाम करेंगे, दोनों हमारा सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, जो राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल दोनों खुला हो गया तो हमारा मध्यम नाली खुल जाता है। उसको सुषुम्ना ओपनिंग कहते हैं हम लोग। तभी हमारा प्राण का संचलन सही ढंग से चल पाता है। इसके लिए हमने नेति, धोती, कपालभाति इत्यादि, उसके साथ हमने नाड़ी शुद्धि भी, शुद्धि हो गया तब मैं प्राणायाम करने के लिए योग्य बन जाता हूँ। जब हम प्राणायाम अभ्यास करते हैं, इट इज रेगुलेटेड, कंट्रोल्ड, डीप इनहेलेशन, रिटेंशन एंड कंप्लीट एक्सहेलेशन विथ अवेयरनेस। आज हमें आपको दिखाना जा रहे हैं कपालभाति, नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम इत्यादि प्राणायामों का अभ्यास आपको यहाँ सिखाना जा रहे हैं। इन साधनों के करने से सिर्फ स्वस्थ नहीं, हम अनेक श्वसन संबंधी बीमारियों को रोकथाम कर सकते हैं, उसको निदान भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं प्राणायाम अभ्यास करने के लिए।
सङ्गच्छध्वं संवदध्वं सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। प्राणायाम के पूर्व अभ्यास के रूप में श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभागीय श्वसन का अभ्यास किया जाता है। इसमें उदरीय श्वसन, वक्षस्थलीय श्वसन, गर्दनी श्वसन और यौगिक श्वसन का अभ्यास किया जाता है। आइए अब हम इन्हीं अभ्यासों को करें। उदरीय श्वसन, किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में बैठ जाएं। जो लोग इस अभ्यास को बैठकर नहीं कर सकते वो इसी अभ्यास को लेटकर भी कर सकते हैं। कमर व गर्दन को सीधा करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। पूरे शरीर को शिथिल होने दें। सहज श्वास के प्रति सजग रहें। धीरे से दोनों हाथों को उदर वाले भाग नाभि के अगल बगल रखें। नासिका से श्वास को बाहर करते हुए धीरे धीरे लंबा धीमा गहरा श्वास भरें और उदर वाले भाग का पूरा विस्तार होने दें। ध्यान रहे वक्ष वाला भाग फैलाव में ना आए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे उदर वाले भाग का संकुचन। श्वास भरें, उदर का फैलाव, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें, संकुचन। धीरे से दोनों हाथों को घुटनों पर लाते हुए विश्राम करें। वक्षस्थलीय श्वसन, सुखपूर्वक स्थिति में बैठते हुए अपने दाहिने हाथ को अपने वक्षस्थल पर रखें। दोनों नासिका से लंबा गहरा श्वास बाहर निकालते हुए अपने शरीर को शिथिल करें। अब धीरे धीरे नासिका से लंबा धीमा गहरा श्वास भरें और वक्ष स्थल का फैलाव करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वक्ष स्थल को शिथिल करें। धीरे से हाथ को पुनः अपने घुटने पर ले आएं और अपने आप को सहज करें। गर्दनी श्वसन, अपने आप को किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में स्थिर करते हुए धीरे से दोनों हाथों को विपरीत हसली पर रखें। नासिका से लंबा धीमा गहरा श्वास बाहर करें। पुनः नासिका से लंबा धीमा गहरा श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन का ऊपर वाला भाग शिथिल होने दें। धीरे से दोनों हाथों को पुनः घुटनों पर रखते हुए अपने शरीर, अपनी श्वास प्रश्वास को सहज बनाएं। यौगिक श्वसन, यौगिक श्वसन में श्वसन की 3 विधियों को मिलाकर किया जाता है। उदरीय श्वसन, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, वक्षस्थलीय श्वसन, थोरेसिक ब्रीदिंग, गर्दनीय श्वसन, क्लेविकुलर ब्रीदिंग। आइए इसका अभ्यास करें। किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में बैठें। दोनों हाथ
ज्ञान मुद्रा में सर्वप्रथम अपने शरीर को सहज होने दें। कमर गर्दन सीधी, अपनी सामान्य श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बने। अब धीरे से अपने बाएं हाथ को उदर पर रखें, दाहिने हाथ को अपने वक्ष स्थल पर रखें। एक बार लंबा धीमा गहरा श्वास बाहर करें। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए उदर वाले भाग, वक्ष स्थल और गर्दनी भाग का विस्तार होने दें। श्वास छोड़ते हुए सर्वप्रथम गर्दन वाला भाग, वक्ष स्थल और अंतिम में उदर वाला भाग शिथिल होने दें। धीरे से दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रखते हुए अपने शरीर, अपनी श्वास प्रश्वास को सहज होने दें। कपालभाति षटकर्म की 6 क्रियाओं के अंतर्गत की जाने वाली एक क्रिया है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, कपाल और भाति। कपाल का अर्थ है ललाट, भाति का अर्थ है प्रकाश या दीप्ति। इस क्रिया में मस्तिष्क के अग्र भाग में प्रकाश, दीप्ति या स्पष्टता उत्पन्न होती है, इसीलिए इस क्रिया को कपालभाति कहा गया है। घेरण संहिता, हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली जैसे पौराणिक हठ योग के ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। कपालभाति। सर्वप्रथम किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करके पूरे शरीर को शिथिल कर लें। दोनों नासिका रंध्रों से गहरी सांस लें और वक्ष स्थल को फैलाएं। उदर की निचली मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर बाहर करते हुए श्वास छोड़ें और ग्रहण करें। सक्रियता पूर्वक श्वास बाहर छोड़ना एवं निष्क्रियता पूर्वक उच्च श्वास करना चाहिए। कम से कम तीव्र श्वास छोड़ने की 30 आवृत्तियां पूरी करनी चाहिए। गहरा श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें तथा विश्राम करें। इस तरह कपालभाति का एक चक्र पूरा होता है। इसी प्रकार प्रत्येक चक्र गहरे श्वास के साथ पूरा करना चाहिए। इस अभ्यास को कम से कम 2 बार और दोहराना चाहिए। कपालभाति एक शोधन क्रिया है। इससे कपाल की शुद्धि होती है। इससे 20 प्रकार के कफ दोषों को दूर किया जाता है। मधुमेह तथा मोटापे के रोगियों के लिए यह बहुत ही लाभदायक है। सावधानी, हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप रोगी, मिर्गी रोगियों को यह नहीं करना चाहिए। महिलाओं में जिन्हें गर्भावस्था में और मासिक धर्म में इसको नहीं करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ियाँ जिनका वर्णन हठ योग ग्रंथों में मिलता है, जिसमें प्राण प्रवाह करता है, उन्हें नाड़ी कहा गया है। उनकी शुद्धि इस प्राणायाम से होती है, इसीलिए इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा गया है। हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता जैसे हठ योग के ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। नाड़ी शोधन अथवा अनुलोम विलोम प्राणायाम। सर्वप्रथम किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। मेरुदंड एवं सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। कुछ गहरी श्वासों के साथ शरीर को शिथिल कर लें।
ज्ञान मुद्रा में बाईं हथेली बाएं घुटने के ऊपर रखनी चाहिए। दाईं हथेली नासाग्र मुद्रा में होनी चाहिए। अनामिका एवं कनिष्ठिका अंगुली बाईं नासिका पर रखनी चाहिए। मध्यमा और तर्जनी अंगुली को मोड़कर रखें। दाएं हाथ का अंगूठा दाईं नासिका पर रखना चाहिए। बाईं नासिका रंध्र खोलें। बाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें। इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका अंगुलियों से बाईं नासिका बंद कर लें। दाईं नासिका से अंगूठा हटाकर वहां दाईं नासिका से श्वास बाहर छोड़ें। तत्पश्चात एक बार दाईं नासिका से श्वास ग्रहण करना चाहिए। श्वासोच्छ्वास के अंत में दाईं नासिका को बंद करें। बाईं नासिका खोलें तथा इसके द्वारा श्वास बाहर छोड़ दें। यह पूरी प्रक्रिया नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। यह पूरी प्रक्रिया 4 बार दोहराई जानी चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम नाड़ियों की शुद्धि करने वाला प्राणायाम है। इस प्राणायाम के करने से मन में एकाग्रता आती है, जीवन शक्ति बढ़ती है और हमारे रक्त का संचार बढ़ता है। यह प्राणायाम सभी के लिए उपयोगी है। शीतली प्राणायाम। शीतली का अर्थ है शीतल होना। यह प्राणायाम चित्त की चंचलता को समाप्त करता है, मन की व्याग्रता को दूर करता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, यह शरीर और मन को शांति प्रदान करता है। इस प्राणायाम का वर्णन हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, हठ रत्नावली जैसे पौराणिक योग ग्रंथों में मिलता है। शीतली प्राणायाम। पद्मासन अथवा किसी भी अन्य आरामदायक आसन में बैठ जाएं। अंजलि मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा की अवस्था में अपने हाथों को घुटनों पर रख लें। जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब का आकार बना लें। इस ट्यूब नुमा जीभ से सांस लेते हुए जितना हो सके हवा शरीर के अंदर प्रवेश कराएं। जीभ को मुख के अंदर वापस ले जाएं और मुंह बंद कर लें। दोनों नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। यह शीतली प्राणायाम की एक आवृत्ति है। इस अभ्यास को 4 बार और दोहराएं। शीतली प्राणायाम से शरीर और मन शीतल होते हैं। शीतली प्राणायाम उच्च रक्तचाप रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इससे भूख और प्यास पर नियंत्रण होता है। सावधानी, जिन व्यक्तियों को सर्दी से जनित रोग होते हैं, उन व्यक्तियों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर के समान गुंजन उत्पन्न होने के कारण इस प्राणायाम को भ्रामरी प्राणायाम कहा गया है। हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, हठ रत्नावली, हठ तत्व कौमुदी जैसे पौराणिक हठ योग ग्रंथों में इस प्राणायाम का वर्णन मिलता है। भ्रामरी प्राणायाम। सर्वप्रथम किसी भी आरामदायक स्थिति में आंखें बंद कर बैठ जाएं। नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास खींचें। नियंत्रित ढंग से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए भौरे जैसी आवाज निकालें। इस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र पूर्ण होता है। इसे और 4 बार दोहराएं। ये भ्रामरी प्राणायाम का सरल अभ्यास है। नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास लें। अंगूठों से कर्ण छिद्र बंद कर लें।
तर्जनी अंगुली को आँखों के कोनों पर रखें और दोनों मध्यमा अंगुलियों को नासारंध्रों पर रखें। अनामिका ऊपर वाले होंठ के ऊपरी हिस्से पर और कनिष्ठा नीचे वाले होंठ के पास लगाएं। इसे षण्मुखी मुद्रा कहते हैं। धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते समय भौरे जैसी आवाज निकालें। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र पूर्ण होता है। इसे और 4 बार दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान गुंजन की ध्वनि उत्पन्न की जाती है। इस प्राणायाम में हम जो है अपने मन को एकाग्र करते हैं और सभी प्रकार के तनावों से मुक्ति पाते हैं। इस प्राणायाम का अभ्यास जिन व्यक्तियों को कान संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या हो, ऐसे व्यक्ति ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथों को रख करके इस प्राणायाम का लाभ ले सकते हैं। Today we are going to practice pranayama. Let us sit in any comfortable meditative posture. Close your eyes. Take a deep breath and exhale. Check the dominance of the nostrils and relax the body. We start with Kapalabhati. It is a process of active exhalation and passive inhalation. One has to give strokes to the lower abdomen on and around the navel region. So then just relax passively, the air getting inside. Let us begin the Kapalabhati of 30 strokes. Start. Exhale, relax the body. Anuloma Viloma or Nadi Shodhana Pranayama. Sit in any comfortable posture. Make a Nasika Mudra with your right hand and close your right nostril with a thumb and left nostril with index and small fingers. Left hand in a Jnana Mudra. Exhale with both the nostrils first. Inhale through the left. Exhale through the right completely. Again inhale through the right. Exhale through the left. Once you complete the 5 rounds, just keep both the hands in a relaxed position, palms on the knees. Take a deep breath and exhale and relax. Let us proceed to the Shitali Pranayama. Take out your tongue, make it just like a pipe. Inhale through the tongue, Shi sound will come. And close your mouth, exhale through the nose. Relax the body. Let us move on to Bhramari. We'll do Bhramari in a normal sitting posture, and we'll also do Bhramari with Shanmukhi Mudra. So we are inhaling through the nose with the nostrils, and while exhaling we'll produce the bee-like sound. Inhale slowly, first round.
Exhale with humming sound. Now we do it with Shanmukhi Mudra. Adopt Shanmukhi Mudra. Yes. Inhale through the nose. Exhale. Slowly keep your hands on your knees. Take a deep breath and exhale. Feel the impact of Kapalabhati, Nadi Shodhana, Shitali and Bhramari Pranayama, the impact on both body and mind. योग के द्वारा आत्म जागरण ही अंततः होता है। यात्रा शुरू होती है शरीर से, अन्नमय कोश से, और जैसा उपनिषदों में कहा है कि अन्नमय कोश से फिर प्राणमय, फिर मनोमय, फिर विज्ञानमय और आनंदमय कोश, ये 5 कोशों की यात्रा, अर्थात अपने स्थूल शरीर की शुद्धि, अपने सूक्ष्म और कारण शरीर तक हम, और फिर अपने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था तक को परिशुद्ध करके, और यदि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में उसको बोले तो 37 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, और 3 बिलियन बेस पेयर के डीएनए के संघात से बना है हमारा एक सेल, एक कोशिका, और इन 37 ट्रिलियन सेल्स का एक्सप्रेशन वो प्राणायाम के द्वारा, आसन के द्वारा, ध्यान के द्वारा और एक यौगिक जीवन पद्धति के द्वारा। यौगिक जीवन पद्धति में इसलिए शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि चाहे हम उसको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि रूप जो अष्टांग योग है, और इसी अष्टांग योग को राजयोग कहा जाता है, और इसी के अंगीभूत हैं जिसको महर्षि पतंजलि ने प्रथम अध्याय में समाधि योग कहा है, दूसरे अध्याय में जिसको क्रिया योग कहा है, क्रिया योग का एक हिस्सा अष्टांग योग है, फिर आगे उसको विभूतिपाद कहा या प्रतिप्रसव कैवल्य योग कहा, या श्रीमद् भगवद गीता में जिसको ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, आत्म संयम योग, पूरा आसन से लेकर के प्राणायाम ध्यान तक की जो पूरी प्रक्रिया है वो आत्म संयम योग में भगवद गीता में क्रमशः वर्णन की। मोक्ष संन्यास योग है और विश्व रूप दर्शन योग, माने इस पूरे व्यष्टि और समष्टि में भगवान के मूर्त, अमूर्त, व्यक्त, अव्यक्त, सगुण, साकार, निर्गुण, निराकार स्वरूप को निहारते हुए उसी भगवान को अपर और पर ब्रह्म के रूप में अनुभव करते हुए अपने इस पूरे अस्तित्व की जो एक अंतिम चेतना है उस तक पहुंचना, ये आत्म जागरण हुआ। तो जिसको उपनिषदों में कहा खम योगम इति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्यय। योगा कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते योगो भवति दुःखः अयं तु परमः धर्मः यत् योगेन आत्मदर्शनम। इन सबका तात्पर्य यही है कि हम पहले तो अपने त्रिदोषों को नियंत्रित करें योग के द्वारा, सभी केमिकल हार्मोन्स को बैलेंस करें, बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस व एनर्जी को, और उसके बाद में जो डिजनरेट हुए सेल्स में उसको रिजुविनेट करें, और अंततः गत्वा हम अपने मूल स्वरूप में, अपनी मूल चेतना में जहां सब प्रकार की दिव्यता पूर्णता है उसको हम अनुभव कर सकें।
आप देख रहे हैं डीडी भारती।